मेरे प्यारे बच्चों, राइट पे क्लासिक के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। उसका नाम है 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक, यानी कि वन शॉट, फर्स्ट बुक के वन शॉट वीडियो, यानी कि 2 अंक वाले प्रश्न जितने भी पूछे जा सकते हैं फर्स्ट फिजिक्स से, वो सभी प्रश्न मैंने इसी वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है ना, यानी कि प्रीवियस सेट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, आप इसके नोट्स बनाते चलें। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत ना आ पाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं। देखो, पहला प्रश्न क्या हो सकता है, फास्ट रिवीजन होगा। ठीक है ना, पहला प्रश्न है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, ध्यान से सुनना। वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। वैद्युत आवेश केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, उसे बोलते हैं हम वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। देखो, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पानी ले लिया, एग्जांपल तो कुछ भी ले सकते हैं ना। पानी, अगर पानी को ठंडा कर दें तो क्या बनती है, बर्फ। बर्फ को गर्म किया जाए तो क्या होगा, पानी बनकर फिर बाष्प बनकर उड़ जाएगा। हाँ या ना, मतलब क्लियर हो रही बात। तो देखो, अगर बाष्प बन के जब बादल में जाएगा तो बरसात के मौसम में वही पानी बन जाएगा। हाँ या ना। तो हो क्या रहा है, पानी से बर्फ, बर्फ से भाप, भाप से पानी। तो केवल हमारी क्या हो रही है, अवस्था चेंज हो रही है। हाँ या ना, पानी तो है ना, तब भी था अब भी है। तो ऐसे ही आवेश होता है। आवेश न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। उसे बोलते हैं वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। क्लियर हुआ। अगला देखेंगे, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते चलें। ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे। अगला प्रश्न है आवेश का क्वांटीकरण। क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। तो प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब है बेटा, ध्यान से सुनना, जो आवेश होगा Q बराबर एन ई, तो जो n है हमारी, n बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो आवेश होगा वो न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होगा। ध्यान सुनना, आवेश कैसा होगा, पूर्ण गुणज, अर्थात अपने आप में एक निश्चित मान। जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं हो सकता, 1 सही 2/3 आवेश। क्लियर, इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्लियर हुआ। आगे चला जाए, यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q क्या है, आवेश। ठीक है, आप नोट्स बनाते चले साथ साथ, फास्ट रिवीजन होगा। देखो, अगला है वैद्युत द्विध्रुव। क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, एक ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश। ध्यान से सुनना, एक ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर, यानी कि यहाँ पे भी Q तो यहाँ पे भी Q, यानी कि Q का जो मान होगा परमाणु, यानी कि 5 माइक्रोकूलम, तो इधर भी होगा 5 माइक्रोकूलम। क्लियर, इसका मतलब है एक ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर, 2 कैसे हैं, बराबर, लेकिन विपरीत प्रकार के, यानी कि प्लस Q और माइनस Q, विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, यानी कि 12 अल्प दूरी पर स्थित हों। कैसे स्थित हों, अल्प दूरी पर स्थित हों, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। क्लियर हुआ। एक ऐसा निकाय इसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। क्लियर हुआ। अगला पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान से सुनना, इसी का रूपांतरण है। देखो किस तरह से, अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव के 2 बिंदु आवेशों में से, ये प्लस Q और माइनस Q में से कोई सा एक आवेश, तो मैंने ले लिया प्लस Q। ठीक है, 2 आवेशों में से किसी एक आवेश के परमाणु, यानी कि मैग्नीट्यूड, इसका जो मान होगा वो, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या थी, 12, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है या कहलाता है, यानी कि P। क्या कहलाता है, P। ध्यान से सुनना, 2 आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को P कहते हैं। याद हुआ। आगे चला जाए, स्क्रीनशॉट करते चले।
अगला है वैद्युत फ्लक्स। ध्यान से सुनना, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान से सुनना, किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली, किस तरह से, अविलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, किसकी बेटा, बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से जो रेखाएं अविलंबवत गुजरेंगी उन रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स। ध्यान से सुनना, अगर इसका एरिया वेक्टर में इस तरफ मान लूं dA और इसके बीच बना कोण थीटा हो, तो ऐसी स्थिति में फाई ई यानी कि वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, E dA cos थीटा। ये इसका सूत्र है, याद हुआ। इससे कैसे दर्शाते हैं, फाई ई से। अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो मात्रक कैसे निकलेगा, देखो मात्रक क्या होगा, फाई ई बराबर होता है सूत्र ई ए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई ए, और ई क्या लिख सकते हैं, एफ बट्टे क्यू। तभी तो ई होती है, ई बराबर क्या होता है, एफ बट्टे क्यू, और इनटू में ए। समझते चला, साथ साथ निकल रहा है ना, फाई ई का ही तो निकालना है मुझे। देखो मैं ई को लिख सकता हूं एफ बट्टे क्यू, और ए को तो ए लिख दूं, और ई जो फाई ई, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एफ क्या होता है, न्यूटन, आवेश क्या होता है, कूलाम, और ए क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मतलब क्लियर हुआ। अगर इसका मात्रक बनेगा तो क्या बनेगा, देखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। देखो यही तो है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्लियर हुआ। इसकी विमीय सूत्र की बात की जाए तो ml3t-3a-1। क्लियर। आगे चला जाए, गॉस की प्रमेय वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है गॉस की प्रमेय। इस पे आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर लें। गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस नियम के अनुसार क्या कहा था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है हमारे पास, उससे जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई गुजरेगा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित, निर्वात में कुल आवेश उपस्थित, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन0 गुना होता है। यहां पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। सूत्र समझ में नहीं आया तो बता रहा हूं, देखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे हम फाई ई, उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश यानी कि Q का 1/एप्सिलॉन0 गुना होता है। याद हुआ, कौन होता है, वैद्युत फ्लक्स। अगर इसको सही रूप में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर Q एप्सिलॉन0। बताओ क्लियर हुआ। आगे चला जाए, एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट की परिभाषा, यदि एक कूलम धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, यदि किसी एक कूलम धनावेश को एक बिंदु से अनंत तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, कितना जूल, 1 जूल। कितने आवेश को, Q बराबर कितना है, 1 कूलम, W बराबर कितना है, 1 जूल। अगर ऐसी स्थिति है तो बिंदु का विभव जो होगा वो 1 वोल्ट होगा। देखो निकाल के देखते हैं, तो V बराबर होता है, ठीक है, W/Q, हाँ या ना। तो V बराबर W का मान 1, Q का मान 1, तो V बराबर 1 वोल्ट। कब आया, ध्यान से सुनना, यदि किसी एक कूलम धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब इस बिंदु पर जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। क्लियर हुआ। यह कैसी राशि है, अदिश राशि। विमा की बात की जाए तो ml2t-3a-1। स्क्रीनशॉट साथ साथ करते चलें। अगला है समविभव पृष्ठ, मोस्ट इंपोर्टेंट। समविभव पृष्ठ को आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर लें। समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है।
समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है बेटा, समान। उसे बोलते हैं हम समविभव पृष्ठ। क्लियर? विभव का प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। इसके गुण पढ़ेंगे। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। पहला पॉइंट क्लियर, यही वाली बात है। विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। अभिलंबवत देख पा रहे हो, अभिलंबवत है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि अभिलंबवत है तो कहीं नहीं काटेंगे। अगला है किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। किसी भी चालक का जो पृष्ठ होता है वो एक समविभव पृष्ठ होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए करना चाहो तो। और आगे चलो, अगला प्रश्न है विभव प्रवणता। क्या है बेटा? विभव प्रवणता। ध्यान से सुनते चलें। विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ किसके साथ? दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो विभव में परिवर्तन E बराबर जो होता है वो होता है विभव में परिवर्तन यानी कि डेल V बट्टे में होगा डेल R, और ऋणात्मक चिन्ह लगा के चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होता है? विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर 5 से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थ को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, जैसे ये मेरी चुंबक है, एन एस क्या है? मेरी एक चुंबक। ध्यान से सुनना, एन और एस एक चुंबक है। अगर इस जगह मैं सोना ले जाऊं, क्या रखूं? सोना। तो सोने को जब चुंबक के पास ले जाऊंगा तो ये चुंबक के पास नहीं आएगा, ये थोड़ा सा इधर साइड खिसक जाएगा। समझ पा रहे हो? विपरीत दिशा में खिसक जाएगा। उसे बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो चुंबक की विपरीत दिशा में खिसक जाएं, जैसे कौन कौन है? सोना, चांदी, जिंक, तांबा, पारा। अगला है देखो ध्यान से, अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या है अगला? अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की दिशा में थोड़ा सा खिसक जाते हैं। ये भी समझना ध्यान से। मान लीजिए ये एक चुंबक है, एन और एस क्या है? एक चुंबक है, और यहां पे मैंने क्या रख दिया? सोडियम। क्या रख दिया? जब सोडियम को चुंबक के पास ले जाऊंगा तो ये चुंबक के पास आने का प्रयास करेगा। ध्यान सुनना, ये दूर नहीं भजेगा, ये नहीं चुंबक से झटके से चिपक जाए, चुंबक के पास आने का प्रयास करेगा, थोड़ा सा खिसक आएगा। इस जगह से कहां पे आ जाएगा? इस जगह पे। समझ पा रहे हो? ये मतलब है इसका। अगला देखो एग्जाम्पल, इसके देख लेना। एल्यूमिनियम, सोडियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, ये है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है लोह चुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने से प्रबल तेजी से झटके के साथ चुंबक की ओर चिपक जाते हैं। देखो यही लिखा हुआ है, क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। जैसे ये मेरे पास चुंबक है, ये सभी ने देखा हुआ, एन एस एक चुंबक है। अगर लोहे को, किसको मैं? एफ ई को चुंबक के पास लाने का प्रयास करूंगा तो झटके से चिपक जाएगा। ये नहीं किसके, झटके से चिपक जाएगा। उसे बोलते हैं हम लोह चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। ठीक है, आगे चलें। अगला है स्वप्रेरण गुणांक। ध्यान से सुनना। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यानी कि एल, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या यानी कि एन फाई के बराबर होता है जब उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। जब आई का मान कितना हो बेटा? अगर 1 एम्पीयर हो, तब ऐसी स्थिति में जो एल होगा वो एन फाई के बराबर होगा। क्लियर? ये मतलब है इस बात का। जो यदि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यानी कि एल, कुंडली में फ्लक्स की संख्या यानी कि एन फाई के बराबर होगा कब? जब आई का मान 1 एम्पीयर हो। इसको निकालना चाहें तो किस तरह से निकालेंगे? देखो ये होता है एन फाई यानी कि फ्लक्स की संख्या धारा के प्रोपोर्शनल होती है। हाँ या ना?
अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल उठाऊंगा तो क्या लाऊं यहाँ पे एल, ठीक है। इसको एल निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, एन फाइव बट्टे में आई। क्लियर हुआ। अगर आई का मान मैं 1 कर दूंगा तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा, एल बराबर एन फाइव। क्लियर हुआ। तो यही बोला गया है। इसका मात्रक जो होता है हेनरी, विमा की बात की जाए तो एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। क्लियर। आगे चलो, अगला है अन्योन्य प्रेरक गुणांक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक गुणांक यानी कि एम द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ई के बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में यानी कि I1 में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए। ध्यान से सुनना, जो E का मान है वो M के बराबर होगा कब, जब प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा बह रही हो। ठीक है ना। डिटेल में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट 2 नंबर में पूछे जाएंगे प्रश्न। ठीक है ना। और इसको भी उसी तरह से करेंगे, अभी मैंने बताया था। मात्रक हेनरी है, विमा इसकी सेम है और मात्रक भी सेम है। ठीक है। इसको करना चाहो तो इस तरह से करेंगे, N2 फाई 2 प्रोपोर्शनल I1। अब क्या होगा, प्रोपोर्शनल I1 प्रोपोर्शनल N2 फाई 2 और हटाएंगे प्रोपोर्शनल तो M I1, M निकालेंगे तो क्या होगा N2 फाई 2 बट्टे में I1 और I का मान अगर 1 कर दूंगा मैं तो ऐसी स्थिति में देखो ये बनेगा, ये अच्छा प्लस की संख्या कर ले, इसको बात ये कही है। देखो इसको इससे बनेगा तो कैसे बनेगा, देखो किसी कुंडली का अन्य प्रेरक गुणांक यानी कि M क्या है, अन्य प्रेरक गुणांक, उसमें फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जब उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ये अलग मैटर है, ये अलग है। ये कैसे आया है, अगर फैराडे का नियम लगा दूंगा यहाँ पे तो ये सूत्र निकल आएगा। ठीक है ना। ज्यादा लंबी वीडियो ना करें इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर। इतना ही लिखना है आपको। देखो अगला है विस्थापन धारा किसे कहते हैं। यह वह धारा होती है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण, परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। यह वह धारा होती है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, विद्युत क्षेत्र फाई ई में परिवर्तन के दर के परिवर्तन में लिखा हुआ है ना, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इसे हम आईडी से दर्शाते हैं। विस्थापन धारा क्या होती है, आईडी एप्सिलॉन नॉट फाई ई बट्टे में डी फाई ई बट्टे में डेल टी, ये होता है इसका सूत्र। ध्यान से याद करोगे। यह वह धारा होती है जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती विस्थापन धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। आगे देखो वाटहीन धारा क्या है बेटा, वाटहीन धारा। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक यानी कि L, केवल प्रेरक इस तरह से, केवल प्रेरक यानी कि L अथवा धारिता यानी कि C हो तो प्रत्यावर्ती विभव यानी कि V तथा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि I के बीच कलांतर 90 होता है। कब होता है, जब किसी परिपथ में L या C हो, तब ऐसी स्थिति में V और I के बीच जो संबंध होता है, V और I के बीच जो संबंध होता है वो कितने का होता है, 90 का। तो ऐसी स्थिति में तो होने के कारण परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है, परिपथ में धारा तो प्रवाहित होगी परंतु शक्ति क्षय नहीं होती। परिपथ में इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। द्वारा से समझाएंगे पूरी कहानी को। जब किसी परिपथ में L हो या C हो, तब ऐसी स्थिति में जो V है वो I के बीच 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है ना। इनके बीच कलांतर क्या होता है, 90 अंश का। तब ऐसी स्थिति में धारा तो परिपथ में होगी, प्रवाहित होगी, लेकिन शक्ति क्षय नहीं होगी, शक्ति खर्च नहीं होगी। तो उसे बोलते हैं वाटहीन धारा। क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा। चौक कुंडली देखो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बिना ऊर्जा क्षय के धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त उच्च प्रेरकत्व तथा अन्य
नगण्य प्रतिरोध की प्रेरक कुंडली को चौक कुंडली कहते हैं। ध्यान से सुनना एक बार और, ये चौक कुंडली है भैया, ये वाली, ओके एक मिनट, ये है चौक कुंडली, देख पा रहे हो? तो क्या लिखेंगे? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बिना ऊर्जा क्षय के, बिना ऊर्जा क्षय मतलब हानि के, धारा को नियंत्रित करने के लिए, धारा को क्या कर रहा है? कंट्रोल करने के लिए उच्च प्रेरकत्व यानी कि एल तथा अन्य नगण्य प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध कैसा हो? नगण्य, की प्रेरक कुंडली को हम चौक कुंडली कहते हैं। आपने पहले की पुरानी ट्यूबलाइट देखी होंगी, उनमें इस चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता था। इसका प्रतिरोध कैसा होता था? बहुत ही नगण्य, ठीक है ना? तो ये है चौक कुंडली, इसको आप अच्छे से डायग्राम देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें। आदर्श ट्रांसफार्मर, अगला क्या है? आदर्श ट्रांसफार्मर, वह ट्रांसफार्मर जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं करोड़ तक ही सीमित रहती हैं। कहां तक? करोड़। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में पत्तियां लगी होती, करोड़ उन्हें बोलते हैं। तो वे कहां तक विद्युत क्षेत्र रहता है? उनका करोड़ तक ही सीमित रहता है। ऐसी स्थिति को बोलते हैं ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? आदर्श ट्रांसफार्मर। ऐसी स्थिति में इसकी जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 100% होती है। ऐसा जो ट्रांसफार्मर बहुत ही अच्छा काम करता है, जिसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस करोड़ तक ही सीमित हो। किस तक? इस करोड़ तक ही सीमित हो। तो क्या होता है? आदर्श ट्रांसफार्मर। आगे देखो, शक्ति गुणांक, अगली क्या है? शक्ति गुणांक। ध्यान से सुनना। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर V तथा धारा I के बीच कोसाइन के बीच कलांतर फाई के कोसाइन को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। अगर यहां से याद न हो तो इस जगह से याद करना आप, ये सरल है। इस जगह से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक यानी कि कॉस फाई, याद हुआ? प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती परिपथ का शक्ति गुणांक यानी कि कॉस फाई, परिपथ के ओमी प्रतिरोध यानी कि R तथा परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि Z के अनुपात के बराबर होता है। याद हुआ? ये सरल लगा होगा आपको। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक, परिपथ के ओमी प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात के बराबर होता है, उसे हम शक्ति गुणांक कहते हैं। क्लियर हुआ? तो आगे क्या है आपको पता है। थैंक यू। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिजिक्स परिंदे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर सभी करना है आपको। आपके लिए मैं वन शॉट ला रहा हूं, चैप्टर वाइज वन शॉट लेके आऊंगा, न्यूमेरिकल की भी लेके आऊंगा, ठीक है ना? 2 अंक वाले प्रश्न भी लेके आऊंगा, छोटे छोटे डेरिवेशन भी लेके आऊंगा, बड़े भी डेरिवेशन लेके आऊंगा, ठीक है? तो इसी तरह से आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।